गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करने जा रहे हैं व्हाट आर दी ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड ऑन लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। ठीक है, तो अभी जनरली अपन कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले अपन एग्जिस्टेंस पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं, फिर अपन कंप्लीटनेस के बारे में पढ़ते हैं, फिर अपन वैल्यूएशन के बारे में पढ़ते हैं, फिर अपन डिस्क्लोजर्स के बारे में पढ़ते हैं, राइट? बट अभी अपन उल्टा चलेंगे। इस वाले केस में अपन सबसे पहले डिस्क्लोजर्स को समझेंगे। डिस्क्लोजर्स में अपन समझेंगे कि लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के क्या क्या डिस्क्लोजर दिए जाते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। then we will come to existence, completeness and valuation, right? तो अभी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस हो या शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस हो, डिस्क्लोजर ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट एक ही डिफरेंस है, वो मैं भी आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको डिस्क्लोजर कैसे देना है लोन्स एंड एडवांसेस का, मैंने बोलो आपको लोन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में सबसे पहला आइटम आएगा कैपिटल एडवांस। कैपिटल एडवांस विल ऑलवेज बी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। इसका कारण क्या है? कैपिटल एडवांस वो एडवांस होता है जो आपने एडवांस दे रखा है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीन, मतलब परचेज मशीन करने के लिए अगर आपने कोई एडवांस दे रखा है, तो आपको मान लो एक मशीन इंपोर्ट कर दी थी, जो कि टेक्सटाइल कंपनी को एक मशीन इंपोर्ट कर दी थी, उसके लिए उसने एक दूसरे वेंडर को एडवांस दिया है, तो वो दैट एडवांस इज नोन एज कैपिटल एडवांस। अभी कैपिटल एडवांस विल ऑलवेज बी लॉन्ग टर्म इन नेचर। इसका लॉजिक क्या है? देखो, ऑब्वियस सी बात है, उसके अगेंस्ट प्लांट एंड मशीनरी आएगी। Plant and machinery will always be non-current in nature. It will always be long-term in nature. इसलिए capital advances are always long-term in nature. तो दैट इज द लॉजिक। अभी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एडवांसेस के अंदर, लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर फर्क क्या है? मैंने आपको बताया ना, यही फर्क है। कैपिटल एडवांस इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इट कैन नेवर बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये अपन को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अभी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में और बात करें तो लोन्स एंड एडवांस टू रिलेटेड पार्टी या फिर अदर लोन्स एंड एडवांसेस। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को अपन कैसे दिखाते हैं? तो मैंने बोला कैपिटल एडवांस, दूसरा लोन्स एंड एडवांस टू रिलेटेड पार्टी एंड अदर लोन्स एंड एडवांसेस। अदर लोन्स एंड एडवांसेस का एग्जांपल क्या हो सकता है? मान लो मेरा पास इनपुट का बैलेंस पड़ा है, मेरे पास जीएसटी इनपुट का बैलेंस पड़ा है। एग्जांपल लेते हैं, कंपनी ने 200 रुपए की परचेज करी लेकिन सिर्फ 100 रुपए की ही सेल करी, तो 200 के ऊपर 18% जीएसटी लगा। इसका मतलब 36 रुपए का इनपुट मिला कंपनी को, लेकिन कंपनी की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इज ओनली 100 इंटू 18%, दैट इज 18 रुपीज। तो कंपनी के पास एक्सेस इनपुट पड़ा है 18 रुपए का, 18 माइनस 36 दैट इज 18 रुपीज इज द एक्सेस इनपुट अवेलेबल विद द कंपनी, जो कि कंपनी के जीएसटी पोर्टल पे शो हो रहा होगा अंडर द हेडिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, राइट? तो वो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द अदर लोन एंड एडवांसेस, दैट इज द एडवांस विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बैलेंस विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। या फिर एग्जांपल ले लो प्रीपेड एक्सपेंडिचर। आपने इंश्योरेंस का खर्चा, पूरे साल के इंश्योरेंस का खर्चा आपने फर्स्ट डे पे ही पे कर दिया। तो लेट्स से 31 मार्च 24 को जब आप बना रहे थे बैलेंस शीट, तो सिर्फ 6 महीने ही निकले थे उस इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, लेकिन आपने खर्चा पूरे अगले 6 महीने तक का भी दे रखा है। तो आप क्या करोगे? आप 6 महीने जितना प्रीपेड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करोगे। तो आप लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट, मतलब अभी लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आता है कैपिटल एडवांस, फिर आता है लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टी एंड अदर लोन्स एंड एडवांसेस, जिसका एग्जांपल हो सकता है बैलेंस विद टैक्स अथॉरिटीज, बैलेंस विद इनकम टैक्स अथॉरिटीज, बैलेंस विद जीएसटी अथॉरिटीज। और एग्जांपल हो सकता है प्रीपेड एक्सपेंडिचर। प्रीपेड एक्सपेंडिचर का भी एग्जांपल इज एन एग्जांपल ऑफ अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अभी शॉर्ट टर्म में क्या क्या होगा? मैंने बोला शॉर्ट टर्म में बस कैपिटल एडवांस को डिलीट कर दो, बाकी दोनों एडवांसेस होंगे, मतलब लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टी भी होगा एंड अदर लोन्स एंड एडवांसेस भी होंगे। अभी जो आपने ऊपर 3 क्लासिफिकेशन पढ़ी, दैट इज फर्स्ट इज कैपिटल एडवांस, लोन्स एंड एडवांस टू रिलेटेड पार्टी एंड अदर लोन्स एंड एडवांसेस। इसको आपको फर्दर क्लासिफाई करना है कि क्या वो सिक्योर्ड है, क्या वो अनसिक्योर्ड है, या फिर वो डाउटफुल है। तो क्या वो सिक्योर्ड है, क्या वो अनसिक्योर्ड है, या फिर वो डाउटफुल है। तो अगर सिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड, जिसमें मतलब कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ऐसा लोन्स एंड एडवांस है। या फिर वो अनसिक्योर्ड है, मतलब इसके अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, दैट इज अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड। एंड डाउटफुल मींस इसके अगेंस्ट हमें डाउटफुल है कि ये लोन और एडवांस हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी आप ऑब्वियसली बात है, जिसके अगेंस्ट आपको डाउटफुल है उसके अगेंस्ट आप क्या करोगे? आप एक प्रोविजन बनाओगे, दैट इज नोन एज अलाउंस फॉर बेड एंड डाउटफुल लोन्स एंड एडवांस। तो आप बेड एंड डाउटफुल लोन्स एंड एडवांस के लिए आप एक अलाउंस बनाओगे, उसको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है अंडर ईच ऑफ द हेडिंग। ईच ऑफ द हेडिंग मींस कैपिटल एडवांस के अंदर कितना अलाउंस फॉर बेड लोन्स एंड एडवांस है ना? व्हाट इज द अमाउंट फॉर अलाउंस अंडर द हेडिंग
loans from the related parties, and what is the amount of allowance under the heading other long term loans and advances. तो आपको अलाउंस को अलग डिस्क्लोज करना है। अगर आपने कोई लोन या एडवांस दे रखा है डायरेक्टर या फिर ऑफिसर ऑफ द कंपनी या फिर किसी ऐसी पार्टनरशिप फर्म को दे रखा है जिसमें हमारा डायरेक्टर, जिसमें कंपनी का डायरेक्टर पार्टनर है, या फिर एक ऐसी कंपनी को दे रखा है जिसमें कंपनी का डायरेक्टर या तो वहां पे डायरेक्टर है या फिर मेंबर है, तो आपको बेसिकली इस इसके अंदर डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। तो मतलब अगर कंपनी ने लोन या एडवांस दे रखा है टू अ डायरेक्टर और टू द ऑफिसर ईदर सेवरली और ईदर ज्वाइंटली, मतलब किसी के साथ दे रखा है या फिर इंडिविजुअली दे रखा है, तो लोन्स एंड एडवांसेस ड्यू बाय director or other officers of the company or any of them either severally or jointly with any other person, या फिर कोई अमाउंट ड्यू है फ्रॉम दी फर्म या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दिस इज अ प्राइवेट कंपनी, सो अमाउंट ड्यू बाय फर्म और प्राइवेट कंपनीज। पॉइंट टू नोट इज प्राइवेट कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी है तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो अगर मान लो एक डायरेक्टर की होल्डिंग किसी पब्लिक कंपनी में है, डायरेक्टर इज अ मेंबर ऑफ द पब्लिक कंपनी, राइट, और उस पब्लिक कंपनी को आप जिसका ऑडिट कर रहे हो उसने लोन या एडवांस दे रखा है, तो क्या ये डिस्क्लोजर देना है? तो जवाब है नहीं। तो दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू फर्म और प्राइवेट कंपनी जहां पे डायरेक्टर इज अ पार्टनर या फिर डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर और मेंबर, तो आपको उसको डिस्क्लोज करना है। तो अगर अपन अपने नोट्स पे चले तो कंपनी की जगह आप यहाँ पे कर लो प्राइवेट कंपनी, तो दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो मैंने बोला अभी देखो लोन्स एंड एडवांसेस को अपन अगर समझे तो लोन्स एंड एडवांसेस को आपको किस तरीके से डिस्क्लोज करना है। मैंने बोला लोन्स एंड एडवांसेस में सबसे पहले कैपिटल एडवांस, लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टी, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये अपन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस के बारे में बात कर रहे हैं बिकॉज कैपिटल एडवांस कैन ऑलवेज बी ओनली द लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, ठीक है, शॉर्ट टर्म वो कभी भी नहीं हो सकता। फिर अपन ने बात किया अंडर ईच हेडिंग सिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड, डाउटफुल वो आपको अलग से डिस्क्लोज करना है। ये भी अपन को एकदम क्लियर हो गया, राइट। अलाउंस आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। अगर आपने लोन दे रखा है किसी डायरेक्टर या फिर ऑफिसर ऑफ द कंपनी या फिर इधर इंडिविजुअली और ज्वाइंटली, तो आपको उसको डिस्क्लोज करना है। या फिर किसी फर्म के द्वारा अमाउंट ड्यू है या फिर किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा अमाउंट ड्यू है, फर्म में डायरेक्टर की मेरी पार्टनरशिप है या फिर उस प्राइवेट कंपनी में मेरे जो डायरेक्टर है उसका क्या है, या तो वो वहां पे डायरेक्टर है या फिर वो मेंबर है। तो अपन इसके तो ये एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने बोला कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को लोन दे रखा है जो कि प्राइवेट कंपनी है, तो यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ वर्ड प्राइवेट कंपनी बिकॉज इंपॉर्टेंट वर्ड इज अगर मेरा डायरेक्टर किसी प्राइवेट कंपनी में या तो डायरेक्टर है या फिर मेंबर है और उसको फर्स्ट कंपनी ने अगर लोन से एडवांस दे रखा है तो वो इस क्लॉज के अंदर उसके अंदर उसे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो कंपनी ने एडवांस किया लोन टू दी पार्टनरशिप फर्म या फिर प्राइवेट कंपनी, इट नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड इन क्लॉज 4 इफ द डायरेक्टर इज अ पार्टनर इन अ फर्म और डायरेक्टर और मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी। तो अगर वो प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है या फिर मेंबर है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अभी एग्जिस्टेंस ऑफ लोन्स एंड एडवांस के लिए आप क्या करोगे? To establish the existence of loans and advances and other current asset, what are the procedures you are planning to perform? तो existence के लिए सबसे बढ़िया प्रोसीजर क्या था? मैंने बोला देखो इन्वेंट्री और पीपीएनई के लिए था फिजिकल वेरिफिकेशन, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल, और अभी लोन्स एंड एडवांस के लिए भी सबसे बेस्ट प्रोसीजर क्या है? डायरेक्ट कंफर्मेशन। तो अपन क्या करेंगे? वी विल परफॉर्म दी डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर, जिसमें अपन ना सिर्फ प्रिंसिपल को कंफर्म करेंगे बल्कि इंटरेस्ट जो कि रिसीवेबल है उसको भी अपन कंफर्म करवाएंगे। तो देखो अपन डायरेक्ट कंफर्मेशन भेजेंगे जहां पे उसको बोलेंगे भाई लोन्स एंड एडवांस के बैलेंस को कंफर्म कर दे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट रिसीवेबल बैलेंस। तो अभी आप उसको कंफर्मेशन भेजोगे कि कितना इंटरेस्ट रिसीवेबल है एज पर दी टर्म्स बिटवीन दी पार्टीज, वो आप बेसिकली उसके अंदर कंफर्मेशन में लिखवा लोगे। तो ये भी अपन को क्लियर हो गया है। तो मैंने बोला एग्जिस्टेंस के लिए क्या करोगे? डायरेक्ट कंफर्मेशन भेज दोगे, उसके अंदर प्रिंसिपल भी कंफर्म करा लोगे, उसमें इंटरेस्ट भी कंफर्म करा लोगे। ये भी एकदम अपने को क्लियर हो जाता है। अभी बात करते हैं कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस आप कैसे चेक करोगे कि लोन्स एंड एडवांसेस वो कंप्लीट है? तो इसके लिए आप ऑब्वियसली बात अपन क्या करते थे, अपन ने जैसे लेट सपोज पीपीएनई पढ़ा, इन्वेंट्री पढ़ा, वहां पे अपन ने क्या बोला, अपन क्या लेंगे पीपीएनई में अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने एक मूवमेंट लेंगे, अपन लिस्ट लेंगे जिसमें ओपनिंग आ रहा होगा, एडिशन आ रहा होगा, डिलीशन आ रहा होगा, क्लोजिंग आ रहा होगा, करेक्ट। फिर अपन ने पढ़ा ओपनिंग में ये करेंगे, क्लोजिंग में ये करेंगे, मूव एडिशन में ये करेंगे, डिलीशन में ये करेंगे।
ये अपन ने कंप्लीटनेस के लिए पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पे आपको पूरी मूवमेंट लेने को नहीं बोला है स्टडी मैट में, बट कायदे से अपन प्रैक्टिकल लाइफ में ले भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला है, सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग लेने के लिए बोला है कि आप लिस्ट ले लो एडवांसेस की और उसको रिकंसाइल कर लो विद दी जनरल लेजर। तो आप लिस्ट ले लो एक लोन्स एंड एडवांसेस की, है ना। ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ ऑल एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट एंड कंपेयर देम विद द बैलेंसेस इन दी लेजर। तो सबसे पहले आप क्या ले लो, एक लिस्ट ले लो, ठीक है। अभी आपके पास एक लिस्ट आ गई कि भाई ये मेरा लोन्स एंड एडवांसेस है, मैंने XYZ बंदे को इतना इतना लोन दे रखा है, मैंने राम को इतना लोन दे रखा है, श्याम को मैंने इतना लोन दे रखा है। तो यू हैव टू ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ ऑल एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट एंड कंपेयर विद द बैलेंसेस इन दी जनरल लेजर। अभी आपने जो लिस्ट है उसमें राम का नाम आ रहा है, उसमें श्याम का नाम आ रहा है, राधे श्याम का नाम आ रहा है, घनश्याम का नाम आ रहा है, सब राम और श्याम में ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अभी आप समझो लिस्टिंग ऑफ एडवांस जब आपने लिया तो अब आपको क्या करना है, उसके अगेंस्ट का लोन एग्रीमेंट को वेरीफाई करना है। लोन एग्रीमेंट में क्या होगा, दोनों के सिग्नेचर होंगे, जिसने लोन दिया है उसका भी होगा एंड जिसने लोन लिया है उसका भी होगा। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पार्टीज in respect of outstanding loans. So you have to verify the loan agreement and the acknowledgement of the parties in respect of the outstanding loan. तो आपको बेसिकली लिस्ट लेनी है, उसके लोन एग्रीमेंट लेने हैं। तो मैं सिंपल बोलूं, आप लिस्ट ले लो एक एडवांस की और उसके एग्रीमेंट्स ले लो, ये अपन ने समझ आ गई बात। फिर आप देखोगे क्या जब लोन या एडवांस दिया गया था तो क्या वो प्रॉपर्ली ऑथराइज हुआ था, क्या कंपनी एज पर MOA एंड एज पर AOA क्या कंपनी लोन या एडवांस दे सकती है, ठीक है। क्या बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ था, क्या वो मिनट्स ऑफ मीटिंग में रिकॉर्ड हुआ था, एंड अगर रिलेटेड पार्टी लोन्स एंड एडवांसेस है तो क्या वो 177 के अंदर ऑडिट कमेटी में भी क्या उसे अप्रूव किया था, तो क्या नेसेसरी अप्रूवल्स हुए थे। तो अगर वो रिलेटेड पार्टी लोन्स एंड एडवांसेस है तो क्या वो प्रॉपर्ली ऑथराइज थे, एंड क्या वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शन वाज एट आर्म लेंथ। पता चले एक कंपनी ने दूसरी कंपनी जो कि उसकी रिलेटेड पार्टी थी उसको इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया, तो क्या वो वाज दैट सच ट्रांजैक्शन एट आर्म लेंथ। तो आपको ये समझना पड़ेगा। अभी अपन बात करते हैं, मैंने बोला आपको लिस्टिंग लेनी है एडवांसेस की, उनके अगेंस्ट उसका लोन एग्रीमेंट से वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको देखना पड़ता है अ लोन और एन एडवांस इफ मटेरियल इज ग्रांटेड ओनली इफ ऑथराइज्ड बाय MOA एंड AOA। अगर वो ऑथराइज्ड है थ्रू MOA एंड AOA तो आप बेसिकली मतलब आपको ये देखना है कि क्या लोन और एडवांस देना क्या अलाउड था एज पर MOA एंड AOA, एंड ऑडिटर को कंफर्म करना है कि जिस बंदे ने अप्रूव किया वो बंदा कॉम्पिटेंट था। मान लो कंपनी के केस में बोर्ड ने अप्रूव किया है, फर्म के केस में पार्टनर्स ने अप्रूव किया है, ट्रस्ट के केस में ट्रस्टीज ने अप्रूव किया है। तो बेसिकली पॉइंट पता है क्या है, मैंने बोला लोन्स एंड एडवांस के अपन ऑथराइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले ऑथराइजेशन आएगी MOA या फिर AOA के थ्रू। तो MOA या AOA हमें ऑथराइज करेगा, MOA देगा ऑथराइजेशन या फिर AOA देगा ऑथराइजेशन। फिर आप देखोगे कि जिस बंदे ने एक्चुअल में अप्रूव किया क्या वो बंदा कॉम्पिटेंट भी था। तो ऑडिटर को कंफर्म करना है दैट द लोन्स एडवांसेस वर विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द पर्सन हु एडवांस द सेम। एग्जांपल मान लो कंपनी के केस में क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किया, कंपनी के केस में डायरेक्टर हो गया, पार्टनर हो गया, फर्म के केस में ट्रस्टी हो गया, ट्रस्ट के केस में। तो बेसिकली पावर टू ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस कम फ्रॉम द MOA एंड AOA। क्या फिर वो ऑथराइज किया था किसी कॉम्पिटेंट बंदे ने। फिर आप क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द BOD टू कंफर्म इफ ऑल मटेरियल लोन्स एंड एडवांसेस वर अप्रूव्ड बाय द BOD, एंड अगर कोई रिलेटेड पार्टी लोन्स एंड एडवांसेस का तो रिव्यू करो कि दीज वर ऑथराइज्ड एंड द वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शन वर रीजनेबल एंड वाज एट आर्म लेंथ। तो अभी देखो कंप्लीटनेस के लिए अपन ने क्या बोला, मैंने बोला सबसे पहले अपन लिस्टिंग लेंगे, उसको रिकंसाइल कर लेंगे विद द जनरल लेजर, अपन लोन एग्रीमेंट को वेरीफाई कर लेंगे along with the you can say acknowledgement of the parties in respect of the outstanding loan। फिर अपन देखेंगे क्या कंपनी को ऑथराइजेशन थ्रू इट्स MOA एंड AOA टू ग्रांट द लोन। फिर क्या वो कॉम्पिटेंट पर्सन ने ऑथराइज किया है। कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या कॉम्पिटेंट पर्सन ने ऑथराइज किया है। फिर आप क्या देखोगे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी देख सकते हो, एंड अगर कोई रिलेटेड पार्टी लोन्स एंड एडवांसेस है तो आप देखोगे दीज वर ऑथराइज्ड एंड द वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शन वाज रीजनेबल एंड वाज एट आर्म लेंथ, ठीक है। अभी बेसिकली आपको क्या चेक करना है, आप देखोगे कि जो लोन है दैट वाज एक्नॉलेज्ड बाय द पार्टी, क्या उसने सिक्योरिटी हमें बदले में दी है,
क्या हमें सिक्योरिटी, क्या वो सिक्योर्ड लोन है, क्या वो अनसिक्योर्ड लोन है, वो जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था ना डिस्क्लोजर की, क्या वो सिक्योर्ड लोन है चाहे वो अनसिक्योर्ड लोन है, तो आपको देखना पड़ेगा एज एन ऑडिटर दैट द लोन हैज बीन एक्नॉलेज्ड बाय द पार्टी। वहां पे उसके सिग्नेचर आ रहे हैं लोन डॉक्यूमेंट पे कि हाँ भाई उसने लोन लिया है, एंड इन एडिशन इंस्पेक्ट कोई सिक्योरिटी भी उसने हमें जमा करी है अगेंस्ट रीपेमेंट ऑफ द लोन, क्या उसने कोई हमें सिक्योरिटी भी दी है, और फिर तीसरी चीज आप क्या देखोगे कि हमें रीपेमेंट भी आ रही है एज पर दी अग्रीड इंस्टॉलमेंट। तो असर्टेन इफ द लोन्स आर बीन रिकवर्ड एज पर दी अग्रीड इंस्टॉलमेंट, तो ये भी आपने समझ लिया। फिर अपन क्या बोलते हैं, अब अपन चलते हैं टैक्सेस के ऊपर। मैंने बोला मैं जीएसटी के बैलेंस को कैसे चेक करूंगा कि वो कंप्लीट है या नहीं है, तो मैंने बोला मैं रीजनेबलनेस टेस्ट कर लूंगा। रीजनेबलनेस टेस्ट में मैं क्या परफॉर्म करूंगा, मैंने बोला कि मेरे पास मुझे पता है लास्ट महीने इतनी परचेजेस हुई थी, इतनी सेल हुई थी, मेरे को पता है लास्ट महीने मैंने 200 की परचेज करी थी जिसपे 18% इनपुट लगा था, तो मेरा 36 रुपए का इनपुट आ रखा होगा। लेकिन लास्ट महीने मैंने सिर्फ 100 रुपए की सेल करी थी जिसपे 18% जीएसटी लगा, तो मेरा 18 रुपए की लाइबिलिटी आई होगी। तो 36 माइनस अगर 18 कर दूं तो मेरा मोटा मोटी 18 रुपए का जीएसटी का इनपुट बैलेंस बचा होना चाहिए, राइट। तो इन रिलेशन टू दी बैलेंसेस विद जीएसटी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी लाइक जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट, prepare a reasonability with respect to purchases or expenses by applying the applicable rate to the purchase or expenses, and in case any variance मिलता है तो आप मैनेजमेंट से रीजन पूछो कि व्हाट इज द रीजन फॉर सच वेरिएंसेस। आपको पता है कंपनी ने 100 करोड़ की परचेज करी है, तो 100 करोड़ पे 18% का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो मोटा मोटी जीएसटी इनपुट 18 करोड़ ही बैठना चाहिए, राइट। फिर अपन ने क्या बोला, कंप्लीटनेस के लिए अपन क्या बोलते हैं, अपन हमेशा बाहर वाली चीज से देखते हैं कि क्या जीएल मैच है या नहीं है। तो मैंने बोला इसमें बाहर वाली चीज अपन क्या लेंगे, मैंने बोला अपन जीएसटी पोर्टल से देखेंगे क्या मेरा बुक्स में जो बैलेंस आ रहा है वेदर इट इज रिकंसाइलिंग और नॉट। तो अभी अपन अगर पूरा समझना चाहे कंप्लीटनेस के लिए एज एन ऑडिटर अपन क्या क्या प्रोसीजर कर सकते हैं, तो मैंने बोला बहुत सिंपल सी बात, अपन सबसे पहले एक लिस्टिंग लेंगे, उसको अपन रिकंसाइल कर लेंगे जनरल लेजर से। जिस लिस्टिंग में जिन जिन का नाम है अपन उनका लोन एग्रीमेंट भी देख लेंगे। फिर अपन देख लेंगे कि भाई क्या कंपनी लोन दे सकती थी एज पर इट्स एमओए एंड एओए, ये भी अपन को एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर अपन देखेंगे कि क्या जिसने लोन ऑथराइज किया क्या वो बंदा कॉम्पिटेंट भी था, क्या कंपनी के केस में वो डायरेक्टर ने ऑथराइज किया लोन या एडवांस, या पार्टनरशिप के केस में किसी पार्टनर ने ऑथराइज किया। फिर आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग दे सकते हो बीओडी की जहां पे ये लोन एंड एडवांस अप्रूव हुआ होगा, ठीक है। अगर कोई रिलेटेड पार्टी लोन एंड एडवांस था तो क्या वो अप्रूव हुआ था, एंड क्या जो वैल्यू जिसपे वो लोन एंड एडवांस दिया गया है क्या वो आर्म लेंथ पे था या फिर वो रीजनेबल था या नहीं था। अब आप वेरीफाई करोगे कि जो लोन है दैट इज एक्नॉलेज्ड बाय द काउंटर पार्टी, द लोन हैज बीन एक्नॉलेज्ड बाय द पार्टी, एंड आप सिक्योरिटी भी देखोगे कि क्या उसने हमें कोई सिक्योरिटी दी है, एंड हमारे पास रीपेमेंट आ रही है एज पर दी अग्रीड इंस्टॉलमेंट। फिर आप रीजनेबलनेस टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हो जहाँ पे आप परचेजेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो जीएसटी रेट से ताकि आपका मोटा मोटी क्या आ जाए जीएसटी इनपुट की वैल्यू आ जाए। फिर आप क्या कर सकते हो जीएसटी पोर्टल के बैलेंस को बुक से रिकंसाइल कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाएगा कि जो बुक्स का बैलेंस है दैट इज कंप्लीट, इट रिकंसाइल्स टू दी पोर्टल। अभी अपन बात करते हैं वैल्यूएशन असर्शन पे ऊपर। तो मैं बोलूं अगर एक बार फटाफट पहले क्या करते हैं अपन एक बार रिवाइज करते हैं जो अभी हमने पढ़ा है। मैंने बोला सबसे पहले डिस्क्लोजर्स के रिस्पेक्ट में पढ़ा कैपिटल एडवांसेस इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टी एंड अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जहां पे अपन ने जीएसटी बैलेंसेस प्रीपेड एक्सपेंडिचर वो सब पढ़ा। सिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड एंड डाउटफुल ये भी अपन ने समझ लिया। अलाउंस आपको अलग से दिखाना है, अगर कोई लोन्स एंड एडवांसेस ड्यू है डायरेक्टर बाय द डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी इधर सेवरली और जॉइंटली तो वो आपको अलग से दिखाना है। अगर किसी फर्म या प्राइवेट कंपनी में मेरा जो डायरेक्टर है वो या तो फर्म में पार्टनर है या फिर उस प्राइवेट कंपनी में वो डायरेक्टर या मेंबर है, तो अगर मेरी कंपनी ने उसे कोई लोन या एडवांस दे रखा है तो उसको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। एग्जिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे डायरेक्ट कंफर्मेशन भेज दोगे, उसमें प्रिंसिपल के अलावा आप इंटरेस्ट भी कंफर्म करा दोगे। फिर आप देखोगे कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस के लिए आप क्या लोगे लिस्टिंग ले लोगे, उसको जनरल लेजर से मैच कर लोगे, आप लोन एग्रीमेंट देख लोगे, आप ऑथराइजेशन देख लोगे, उसके लिए आप देखोगे कि क्या कॉम्पिटेंट बंदे ने ऑथराइज किया है, फिर आप देखोगे क्या बोर्ड में वो अप्रूवल हुआ है, एंड अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो वो क्या ऑथराइज भी हुआ है, एंड वैल्यू जिसपे वो हुआ है क्या वो आर्म लेंथ वैल्यू है या नहीं है। लोन का जो एग्रीमेंट है दैट इज एक्नॉलेज्ड, उसके बदले में मुझे सिक्योरिटी मिली या नहीं मिली है, एंड क्या रीपेमेंट टर्म्स
रीपेमेंट टर्म्स हैज बीन अग्रीड, मतलब उसी जो अग्री हुआ था उसी के हिसाब से मुझे इंस्टॉलमेंट वापस मिल रही है। आप रीजनेबलनेस टेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप बोलोगे मेरी इतनी 100 करोड़ की परचेजेस है, 18% जीएसटी और मेरा 18 रुपए का इनपुट होना चाहिए। फिर आप क्या कर सकते हो, जीएसटी पोर्टल टू बुक्स रिकंसिलिएशन कर सकते हो। अभी बात करते हैं अपन वैल्यूएशन ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। तो अभी आप क्या लोगे, सबसे पहले एजिंग रिपोर्ट लोगे कि भाई कितने टाइम से मैंने ये लोन्स एंड एडवांस दे रखा है। तो आपको क्या लेना है, एक एजिंग रिपोर्ट लेनी है लोन्स एंड एडवांसेस की। तो अभी मान लो बहुत सारे लोन्स एंड एडवांसेस ओवर ड्यू है, मान लो 3-3 साल से बेसिकली वो लोन्स एंड एडवांस में पड़े हुए हैं। तो उसमें आप क्या पूछोगे, कंपनी से पूछोगे क्या ये कोई लिटिगेशन चल रही है इसलिए हमें पैसा वापस नहीं आ रहा है। तो ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस अंडर लिटिगेशन एंड कंपेयर करो विद द प्रीवियस ईयर। तो मैंने बोला एजिंग ले लो, आप जो जो लोन्स एंड एडवांसेस जिनके साथ हमारा लिटिगेशन चल रहा है उसको ले लो एंड कंपेयर दिस लिस्ट विद द प्रीवियस ईयर। अभी आप बेसिकली जब एजिंग को एनालाइज करोगे तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो। एनालिसिस का मतलब एजिंग को देख रहे हो, राइट। जब आपने एजिंग रिपोर्ट ली एंड आपने लिस्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांस लिया जहां पे जो लिटिगेशन में है और उसको आप एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि यार ये लोन्स एंड एडवांसेस भी मुझे डाउटफुल नजर आते हैं। मान लो 3 साल से ऊपर का लोन्स एंड एडवांसेस है, राइट, अभी तक पेमेंट आई नहीं है, लेकिन कंपनी बोलती है इसके अगेंस्ट प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपने जब एनालिसिस किया ऑफ द एजिंग तो आपको क्या पता चला, स्क्रूटनाइज द एनालिसिस एंड आइडेंटिफाई दोज लोन्स एंड एडवांसेस दैट अपीयर डाउटफुल। तो अभी आपको एक नया एडवांस मिला जो आपके हिसाब से डाउटफुल एडवांस है, राइट। अब आपको मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना है कि व्हाई दिस लोन शुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, as to why these loans or advances are not included in the provision for doubtful debt। तो मैंने बोला सबसे पहले एजिंग ले लो, एजिंग के साथ साथ आप वो लोन्स एंड एडवांसेस ले लो जो डिस्प्यूट में है, जो अंडर लिटिगेशन है, एंड कंपेयर दिस लिस्ट विद द प्रीवियस ईयर। मतलब जो ये लिस्ट मिली है ना, जो लोन्स एंड एडवांसेस आपके डिस्प्यूट में है उस लिस्ट को कंपेयर कर लो विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर, ताकि आपको पता चल जाए व्हाट हैज बीन द चेंज इन द करंट ईयर। एंड जब आप एजिंग लोगे तो आप स्क्रूटनाइज करो कि भाई कितने लोन्स एंड एडवांसेस है जो दैट अपीयर्स टू बी डाउटफुल। मैनेजमेंट से पूछो कि व्हाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैलेंसेस हैड नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर दीज अकाउंट्स, राइट। अभी आप फिर देखोगे अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट को भी आप देखोगे, व्हाट इज यू विल असेस कि क्या वो प्रोविजन सफिशिएंट है। यू विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस, मैनेजमेंट क्या प्रोसेस फॉलो करता है फॉर प्रोवाइडिंग दी अलाउंस फॉर डाउटफुल लोन्स एंड एडवांसेस। मतलब मैनेजमेंट सबसे पहले एजिंग देखता होगा, उसमें से देखता होगा कि जो 2 साल से ऊपर है उसको मैं 100% प्रोवाइड फॉर कर दूंगा, जो 1 to 2 ईयर है उसको मैं 50% प्रोवाइड करूंगा। तो व्हाट इज द प्रोसेस फॉलोड बाय द कंपनी टू डिराइव एन अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, एंड क्या वो कंसिस्टेंट है विद दी दैट यूज्ड इन दी लास्ट ईयर, एंड क्या वो मेथड अप्रोप्रिएट है कंसिडरिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो मैंने बोला यू विल असेस दी अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। इसके लिए आप पहले क्या समझोगे, व्हाट इज द प्रोसेस फॉलोड, क्या वो कंसिस्टेंट प्रोसेस है, एंड क्या वो मेथड अप्रोप्रिएट है कंसिडरिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी। एंड फिर आप एजिंग को एनालिसिस करके आप ढूंढोगे कि कोई ऐसा लोन्स एंड एडवांस तो नहीं है जो आपके हिसाब से बेसिकली दैट अपीयर्स टू बी डाउटफुल। अभी बेड डेट मींस एक्चुअल राइट ऑफ, राइट, बेड डेट मींस एक्चुअल राइट ऑफ। तो अभी प्रोविजन नहीं बन रहा है, दैट इज एक्चुअल रिटर्न ऑफ, राइट। तो अब आपको पता चल गया कि भाई 100 रुपए का एडवांस मुझे एक्चुअल में कभी भी नहीं मिलने वाला है। सो नाउ वी आर प्लानिंग टू राइट that amount of ₹100, right? So if you have to assess whether bad loan or advances needs to be written off, अभी आप मूवमेंट बनाओ कि ओपनिंग में कितना प्रोविजन था, कितना प्रोविजन नया बनाया है, कितने एडवांसेस आपने राइट ऑफ कर दिया, कितना प्रोविजन बचा हुआ है। प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ मूवमेंट ऑन बैड लोन और एडवांसेस, प्रोविजन अकाउंट एंड लोन्स एडवांसेस रिटर्न ऑफ। तो आप एक मूवमेंट बना लो, उससे आपको पता चल जाएगा कितना ओपनिंग में प्रोविजन था, कितना इस साल प्रोविजन बना है, कितने आपने बेड डेट्स राइट ऑफ किए, कितना क्लोजिंग बेड डेट पड़ा है, ठीक है। अभी आप देखोगे कि जो एक्चुअल बेड डेट हुआ है दैट हैज बीन अप्रूव्ड एंड ऑथराइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट सीनियर अथॉरिटी। मतलब आपने बेड डेट राइट ऑफ करने के लिए देखो सबसे पहले क्या बनता है, आपने 100 रुपए का लोन्स एंड एडवांस दिया जो कि आपके पास 3 साल से वापस नहीं आ रहा है। तो मैनेजमेंट ने सोचा कि यार 100 रुपए का मैं प्रोविजन बना लेता हूँ। तो कंपनी के पास अभी तक प्रोविजन बना आ रहा था, अभी कंपनी ने बोला ये 100 रुपए कभी भी नहीं मुझे मिलने वाले हैं, तो आई शुड राइट इट ऑफ, I should book this as a bad debt, right? So now you will be utilizing that ₹100 provision for writing off that accounts, that loans and advance. तो आप एंट्री क्या डालोगे, प्रोविजन फॉर लोन्स एंड एडवांस अकाउंट डेबिट ₹100,
टू लोन्स एंड एडवांसेस, तो आप ये बेसिकली राइट ऑफ करोगे। तो राइट ऑफ जब आप कर रहे हो तो आपको देखना है कि मैनेजमेंट ने अप्रूवल दिया है, चेक दैट द राइट ऑफ और अदर रिडक्शन इन द रिकवरेबल बैलेंसेस हैव बीन अप्रूव्ड बाय द ऑथराइज्ड एंड अप्रोप्रिएट सीनियर अथॉरिटी। फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या रीस्टेटमेंट हुआ है ऑफ द फॉरेन करेंसी लोन एज पर AS 11, बिकॉज इट्स अ मॉनेटरी आइटम। आपको रोकड़ा देना पड़ेगा या रोकड़ा मिलने वाला है लोन के अगेंस्ट, तो जब रोकड़ा मिलता है तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, रीस्टेट करना पड़ता है एज पर AS 11। तो अगर आपने कोई ऐसा लोन दे रखा है या आपने ऐसा कोई एडवांस दे रखा है जिसके अगेंस्ट में कैश मिलेगा, तो आपको उसको रीस्टेट करना पड़ेगा एज पर AS 11। तो अभी वैल्यूएशन में क्या क्या पॉइंट आते हैं, मैंने बोला एक आता है अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। आप पहले प्रोसेस समझोगे, आप फिर देखोगे क्या ये कंसिस्टेंट था विद दैट ऑफ दी लास्ट ईयर, फिर आप देखोगे कि जो मेथड है is appropriate considering the business environment, right? Now you will do the analysis। आप खुद देखोगे कि किनके अगेंस्ट प्रोविजन बनना चाहिए। अगर आपको लगता है मैनेजमेंट ने किसी के अगेंस्ट प्रोविजन नहीं बनाया है तो आप मैनेजमेंट से रीजन पूछोगे कि why these loans on advances are not included in the provision for doubtful balances। अभी आप एजिंग लोगे ऑफ दी लोन्स एंड एडवांसेस, आप उसकी भी लिस्ट लोगे कि कौन से लोन्स एंड एडवांसेस अंडर लिटिगेशन है, एंड आप उसको कंपेयर करोगे विद दी प्रीवियस ईयर। फिर आप बेड डेट्स के लिए आप क्या बनाओगे, एक मूवमेंट बना लोगे, दूसरा आप देखोगे अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ है। तो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न, राइट। अभी एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन क्या है, मैंने बोला अगर आपने कोई लोन या एडवांस दे रखा है इन दी नेचर ऑफ लोन, मतलब आपने बोला है कि मैंने एक डायरेक्टर को एडवांस दिया है बट इट इज इन द नेचर ऑफ लोन, मतलब आप उसको जनरली साल भर से पहले नहीं लेने वाले, आप 6 महीने से पहले नहीं लेने वाले उस एडवांस को वापस। तो अगर आपने लोन या फिर एडवांस दिया है इन दी नेचर ऑफ लोन, तो या तो आपने बोल के दिया है कि लोन दे रहा हूं मैं, या फिर आपने कोई एडवांस दिया है इन द नेचर ऑफ लोन। अगर आपने प्रमोटर को, डायरेक्टर को, KMP को या फिर कोई रिलेटेड पार्टी को लोन दिया है या फिर एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन दिया है ना, या तो उन्हीं को दिया है या फिर उनके साथ में किसी और बंदे को दिया है, मतलब ज्वाइंटली दिया है या फिर सेवरली दिया है, विच इज रीपेबल ऑन डिमांड, मतलब कभी भी आप उसे वापस मांग सकते हो, या फिर वॉर विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पीरियड ऑफ रीपेमेंट, मतलब आपने कोई लोन दिया है या फिर कोई एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन दिया है टू डायरेक्टर, KMP, प्रमोटर, रिलेटेड पार्टी, या तो सेवरली या फिर ज्वाइंटली। सेवरली मींस या तो उन्हें दिया है या फिर उनको उनके फैमिली मेंबर्स के साथ दिया है या फिर उनको उनकी इंटरेस्टेड एंटिटीज के साथ दिया है। तो अगर आपने प्रमोटर, डायरेक्टर, KMP, रिलेटेड पार्टीज को लोन दिया है, अमाउंट ऑफ लोन और एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग, फिर आपको देना पड़ेगा, आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अभी वो जो लोन दिया है वो कैसा लोन है, मैंने बोला वो ऐसा लोन है जिसको आप कभी भी रीपेबल ऑन डिमांड है, मतलब आप कभी भी उसे वापस मंगवा सकते हो, ठीक है, या फिर विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पीरियड ऑफ रीपेमेंट, मतलब उसके अंदर ये नहीं स्पेसिफाइड है कि कब आप ये लोन रीपे करोगे। तो अगर आपने कोई लोन दिया है which is repayable on demand या फिर without any terms for repayment to any director, promoter, KMP, related party, तो आपको ये देना पड़ेगा अमाउंट ऑफ लोन और एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट है, एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल लोन्स एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल लोन्स एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स। तो बेसिकली आप देखोगे कि भाई अभी आपने कितना बेसिकली आप बोलोगे सबसे पहले कि मैंने प्रमोटर, डायरेक्टर, KMP, रिलेटेड पार्टी को मैंने कितना अमाउंट दे रखा है, एंड अगर मैं इसको कंपेयर करूं विद द टोटल लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन पे, तो व्हाट इज द परसेंटेज दैट आई हैव गिवन टू देम, ठीक है। तो अगर आपने कोई लोन या एडवांस दिया है इन द नेचर ऑफ लोन, प्रमोटर को, डायरेक्टर को, KMP को या फिर रिलेटेड पार्टी को, इधर सेवरली और ज्वाइंटली, विच इज रीपेबल ऑन डिमांड, या फिर आपने कोई रीपेमेंट टर्म्स नहीं स्पेसिफाई करी है, तो आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन या फिर एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट है, एंड व्हाट इट इज इन कंपैरिजन टू द टोटल लोन्स एंड एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन। तो आपको बताना पड़ेगा, लेट सपोज आपने टोटल लोन दे रखा है 200 रुपए, या फिर टोटल लोन दे रखा है 200 रुपए, टोटल एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन दे रखे हैं 100 रुपए, तो 300 रुपए का बैलेंस आ गया, राइट। इसमें से आपने डायरेक्टर को दे रखा है 50 रुपए लोन के नाम पे, एंड 10 रुपए आपने दे रखा है इन द नेम ऑफ एडवांस इन दी फॉर्म ऑफ लोन। तो 50 प्लस 10 60 हो गया, 60 को डिवाइड करना है 300 से, तो ये अराउंड आ जाएगा आपका 20%। तो आपको यहाँ पे वो 20% देनी है, एंड आपको यहाँ पे लोन का अमाउंट लिखना है कि 50 प्लस 10 60, यहाँ पे 60 अमाउंट आ जाएगा। तो अभी आपको ये, लेकिन वही लोन और एडवांस आएगा दैट इज रीपेबल ऑन डिमांड, जिसको आप कभी भी डिमांड कर सकते हो, या फिर
which does not have a repayment schedule, which does not have a repayment schedule. तो इसके अंदर वही लोन या एडवांस आएंगे इन द नेचर ऑफ लोन जो कि जिनका या तो दैट इज रीपेबल ऑन डिमांड या फिर जिनका कोई रीपेमेंट शेड्यूल है ही नहीं। तो एक बार फटाफट रिवाइज करके आज हमने क्या क्या पढ़ा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में एक ही फर्क है, दैट इज कैपिटल एडवांसेस आर ऑलवेज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिर कैपिटल एडवांस, लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टी, अदर लोन्स एंड एडवांसेस सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, डाउटफुल, अलाउंस आपको अलग से दिखाना है। अगर आपने लोन्स एंड एडवांसेस किसी डायरेक्टर या ऑफिसर को दे रखा है तो वो आपको अलग से दिखाना है। अगर किसी आपने फर्म को दे रखा है जहाँ पे डायरेक्टर आपका पार्टनर है, या फिर आपने किसी प्राइवेट कंपनी को दे रखा है जहाँ पे आपका डायरेक्टर या फिर मेंबर है, तो आपको उसका लोन से एडवांस अलग से दिखाना है। एग्जिस्टेंस के लिए आप डायरेक्ट कंफर्मेशन बोलोगे, इसमें प्रिंसिपल के अलावा इंटरेस्ट भी कंफर्म करा लोगे। कंप्लीटनेस के लिए आप सबसे पहले लिस्टिंग लोगे, उसको रिकंसाइल कर लोगे। लिस्टिंग के लिए लोन एग्रीमेंट देख लोगे, फिर आप देखोगे ऑथराइजेशन हुआ है, बोर्ड ने डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया है, बोर्ड की मीटिंग में अप्रूव हुआ है, रिलेटेड पार्टी बैलेंसेस आर ऑथराइज्ड, वैल्यू ऑफ सच ट्रांजैक्शन इज मतलब वैल्यूएशन इज करेक्ट एंड इज एट आर्म लेंथ, है ना। आप फिर एक्नॉलेजमेंट देखोगे कि काउंटर पार्टी ने एक्नॉलेज किया है, उसने आपको क्या बदले में सिक्योरिटी दी है एंड क्या रीपेमेंट हो रही है एज पर द अग्रीड इंस्टॉलमेंट। फिर आप रीजनेबलनेस टेस्ट कर लोगे कि मेरा परचेजेस इतनी थी तो मेरा इनपुट इतना होना चाहिए। आप जीएसटी पोर्टल से बुक्स का बैलेंस मैच कर लोगे, राइट। फिर वैल्यूएशन के लिए आप क्या देखोगे, आप अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का पहले प्रोसेस समझोगे, फिर आप समझोगे कि क्या ये प्रोसेस कंसिस्टेंट है विद द लास्ट ईयर, एंड फिर आप देखोगे क्या ये मेथड अप्रोप्रिएट है कंसिडरिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ यू विल स्क्रूटनाइज द लोन्स एंड एडवांसेस कि कोई ऐसा लोन्स एंड एडवांस तो नहीं है जो आपको डाउटफुल लगता है। अगर लगता है तो आप मैनेजमेंट से पूछोगे कि इनके अगेंस्ट क्यों प्रोविजन नहीं बनना चाहिए। आप एजिंग रिपोर्ट ले लोगे लोन्स एंड एडवांसेस की, आप लिस्ट भी ले लोगे जिनके साथ आपका लिटिगेशन में हो, एंड यू विल कंपेयर विद दी लास्ट ईयर। आप बैड डेट्स के मूवमेंट बनाओगे कि ओपनिंग प्रोविजन कितना था, एडिशन प्रोविजन कितना हुआ है, कितना राइट ऑफ किया है एंड कितना क्लोजिंग लोन्स एंड एडवांसेस है। आप देखोगे कि लोन्स एंड एडवांसेस का जो राइट ऑफ है दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सीनियर अथॉरिटी, एंड आप देखोगे कि जो रीस्टेटमेंट हुआ है ऑफ द लोन्स इज एज पर AS 11 ड्यूटी। बेसिकली क्या होता है, जिसके अगेंस्ट पैसा मिलने वाला है उसको आपको रीस्टेट करना पड़ता है बिकॉज इट्स ए मॉनेटरी आइटम, राइट। अभी आपको एडिशनल डिस्क्लोजर्स में क्या देखना है, अगर कंपनी ने किसी को लोन दिया है या फिर एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन दिया है टू प्रमोटर, डायरेक्टर, KMP या रिलेटेड पार्टी, तो आपको वो अमाउंट लिखना पड़ेगा। अगर वो लोन ऐसा नेचर का लोन है कि दैट इज रीपेबल ऑन डिमांड या फिर विदाउट दैट डज नॉट हैव एनी रीपेमेंट शेड्यूल, तो उस लोन का अमाउंट लिखना पड़ेगा एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दी that loan to the total loan. So that is what we have covered in this class. Thank you and have a good day. Bye.